हेलो दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपका स्वागत करता हूं ओम चाणक्य प्रतियोगिता अकादमी धामपुर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ज्योग्राफी का पार्ट 5। 4 पार्ट आपको करा चुके हैं और ये आपका क्लास 5 है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये हमारा केवल प्रैक्टिस सेट है जिसके साथ मैं आपके केवल प्रश्नों को कराता हूं, लेकिन उससे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी आपको बता दिए जाते हैं। तो आगे हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। तो आज हमारी क्लास 5 है। ओम चाणक्य प्रतियोगिता अकादमी धामपुर में मैं आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम ज्योग्राफी का पार्ट 5 आपको कराने वाले हैं, जिसमें आपके सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को रखा गया है। यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, यूपी पुलिस, यूपी एसआई और एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए रखे गए हैं। प्रश्न कराने से पहले हम आपको कुछ थोड़ी सी बेसिक जानकारी देना चाहते हैं ताकि आपको प्रश्नों को करते हुए किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। तो वर्ल्ड के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, यदि मैं महाद्वीप की बात करूं तो कुल महाद्वीप अगर देखे जाए तो 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप है, यानी विश्व में महाद्वीपों की संख्या केवल 7 है। जिसमें सबसे बड़े महाद्वीप की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप होता है। एशिया महाद्वीप है। ये आपका जो येलो कलर में है ये आपका एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी पहले नंबर पर अगर हम महाद्वीप को लिखेंगे तो एशिया महाद्वीप होगा। दूसरे नंबर पर अगर मैं महाद्वीप की बात करूं तो अफ्रीका महाद्वीप होगा। अफ्रीका महाद्वीप होगा। ये आकार में यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो आपका उत्तरी अमेरिका होता है। चौथे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो दक्षिण अमेरिका होगा। दक्षिण अमेरिका होगा। और 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका है। जबकि 6ठे नंबर का वो आपका यूरोप है। और 7वें नंबर का जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो अफ्रीका महाद्वीप है। और तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका और 5वां जो महाद्वीप है वो आपका अंटार्कटिका है जो बिल्कुल नीचे है, जो बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, 6ठा जो महाद्वीप है वो आपका यूरोप है और 7वां महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। 7वां महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। ठीक है, महाद्वीपों के बारे में आपको मैंने बताया, ये आपका वर्ल्ड का मैप है। ये आपका वर्ल्ड का मैप है जिसमें एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, तीसरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथा आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, 5वां आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, छठा आपका होगा यूरोप महाद्वीप और 7वां आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। 7वां आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यानी विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं और सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। यहीं पे मैं महासागर भी बता देता हूं। विश्व में सबसे बड़ा जो मेरा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। विश्व में सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर आपका यहां से लेकर ये आपका प्रशांत महासागर है और यहां तक का क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं ये आपका प्रशांत महासागर होता है। दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा महासागर होता है वो आपका अटलांटिक महासागर है। ये आपका अटलांटिक महासागर होता है। ये आपका पहले नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है और तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है। एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, जिसे हिंद महासागर कहते हैं। जिसे हिंद महासागर कहते हैं। चौथे नंबर का जो सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है, वो आपका अंटार्कटिका महासागर है। अंटार्कटिका महासागर है जिसे दक्षिणी महासागर के नाम से भी जाना जाता है। और 5वें नंबर का जो महासागर है वो आपका आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर है। यानी 7 महाद्वीप और 5 महासागर विश्व में है, जिसमें महासागरों में सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, दूसरा सबसे बड़ा अटलांटिक महासागर, तीसरा सबसे बड़ा हिंद महासागर और चौथा सबसे बड़ा अंटार्कटिका महासागर, जबकि 5वां आर्कटिक महासागर होता है। आर्कटिक महासागर होता है। इन पूरे महाद्वीप में 3 रेखाएं आपकी खींची गई हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण रेखा है जिन पर आज हम प्रश्न करने वाले हैं
तो पहली सबसे महत्वपूर्ण रेखा है जो आपकी भूमध्य रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी? भूमध्य रेखा होगी, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण रेखा आपकी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगी, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगी, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण रेखा आपकी कर्क रेखा होगी, ठीक है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है, जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। अगर मैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा की बात करूं, तो भूमध्य रेखा आपकी ये रेखा हो गई, ये आपकी मकर रेखा है, और ये जो रेखा है वो आपकी कर्क रेखा, कर्क रेखा है। ये तीनों रेखाएं आपके एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। ये तीनों रेखाएं आपका एकमात्र महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। जबकि अगर मैं बात करूं कि भूमध्य रेखा और मकर रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है। तो इसी पे आज हम प्रश्न करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। जबकि अगर मकर रेखा की बात की जाए या भूमध्य रेखा की बात की जाए तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है, और कर्क रेखा की अगर बात की जाए तो ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। याद रखेंगे, इसी में आपके लिए महत्वपूर्ण है कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है ये कौन कौन से देशों से गुजरती है। अगर मैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा की बात करूं तो आप सीधा कहोगे ये इक्वाडोर है, ठीक है, कोलंबिया है, कोलंबिया के बाद ब्राजील है, यानी दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, अर्थात भूमध्य रेखा, ठीक है। यहाँ पे गैबोन है, ठीक है, कांगो है, कांगो के बाद, ठीक है, ये कांगो है, उसके बाद केन्या है, और केन्या के बाद सोमालिया है, केन्या के बाद सोमालिया, ये अफ्रीका से गुजर रही है, और यहाँ पर सुमात्रा द्वीप है, और ये इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया है। इन सभी क्षेत्रों से 0 डिग्री अक्षांश रेखा अर्थात भूमध्य रेखा गुजरती है, बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। जबकि कर्क रेखा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, चीन से गुजर रही है, म्यांमार से गुजरती है, ठीक है, बांग्लादेश से गुजरती है, भारत से गुजरती है, भारत के अलावा यूएई से गुजरती है, सऊदी अरब से गुजरती है, मिस्र से गुजरती है, लीबिया से गुजरेगी, अल्जीरिया से गुजरेगी, माली देश से गुजरेगी, ये आपका माली देश है। उसके बाद यहाँ पर याद रखना पश्चिमी सहारा से गुजरेगी, पश्चिमी सहारा, और पश्चिमी सहारा के अलावा मैक्सिको से गुजरती है कर्क रेखा, कर्क रेखा। जबकि मकर रेखा की अगर मैं बात करूं तो चिली देश से गुजर रही है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है और ब्राजील, पराग्वे और ब्राजील से गुजर रही है। यहाँ पे नामीबिया है, ठीक है, नामीबिया के बाद बोत्सवाना है, ठीक है, याद रखना इन क्षेत्रों से गुजरती है। उसके बाद मेडागास्कर द्वीप है, मेडागास्कर द्वीप से भी मकर रेखा गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। तो इन 3 रेखाओं के बारे में आप याद रखेंगे, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। तो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न यहां पर है, पृथ्वी की कुल लंबाई कितनी है? पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? आपको पता है पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई हैं, उन सभी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अगर भूमध्य रेखा देखी जाए तो टोटल जो लंबाई होती है भूमध्य रेखा की, वो अगर हम सही कहें तो 40,900 किलोमीटर के लगभग होती है, क्योंकि पृथ्वी पर वृत्ताकार आकृति में खींची गई है, जिसकी लंबाई 40,900 किलोमीटर के लगभग मानी जाती है। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो आप कहोगे 40,000 के लगभग होती है, यानी 40,900 किलोमीटर के लगभग होती है। जबकि 12,800 किलोमीटर क्या है? पृथ्वी का व्यास है, पृथ्वी का व्यास है, और भूमध्य रेखा की कुल लंबाई होती है कितनी? 40,900 किलोमीटर के लगभग। तो याद रखिएगा, पहला प्रश्न है।
दूसरे प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ते हैं, मैंने भी आपको बताया है निम्नलिखित में से किसी एक के देश से भूमध्य रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहां से आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है? ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील, सूडान, मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया, इंडोनेशिया। ठीक है, तो याद रखेंगे अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम देखें भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है, तो हमने कहा 0 डिग्री जो देश आपकी अक्षांश रेखा है वो आपकी मलेशिया से नहीं गुजरती, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के बाद केन्या है और केन्या के बाद ब्राजील है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी आप कहेंगे केन्या, इंडोनेशिया और कोलंबिया इन तीनों क्षेत्रों से गुजरती है। जाम्बिया से नहीं गुजरती इसलिए गलत हो जाएगा, मलेशिया से नहीं गुजरती इसमें भी मलेशिया दे रखा है, ठीक है, और यहां पर वेनेजुएला से नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती? किस देश से नहीं गुजरती? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया केन्या से गुजरती है, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए ये मैक्सिको है, ये मैक्सिको है और मैक्सिको से आपकी भूमध्य रेखा नहीं बल्कि कर्क रेखा गुजरती है, बल्कि कर्क रेखा गुजरती है। तो याद रखेंगे कि भूमध्य रेखा से आपकी मैक्सिको से कर्क रेखा गुजरती है, ना कि भूमध्य रेखा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन होगा कि भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती? तो मैक्सिको से नहीं गुजरती, मैक्सिको से कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। भूमध्य रेखा निम्न में से कहां से गुजरती है? अभी आपको बताया गया कि भूमध्य रेखा केन्या से गुजरती है, केन्या से गुजरती है। केन्या, कोलंबिया, इंडोनेशिया, ब्राजील इन सभी क्षेत्रों से भूमध्य रेखा गुजरती है। आगे प्रश्न देखेंगे, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, ठीक है, वह कौन सी है? तो याद रखना है, ठीक है, भूमध्य रेखा पर जो वार्षिक तापमान है वो सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। इसे मैं आपको समझा भी देता हूं थोड़ा सा। यहाँ पे ये आपका पृथ्वी है और ये आपकी बिल्कुल बीचों बीच है, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसे हम भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव में अगर मैं यहां पर कहूं तो ये कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है, जिसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये आपकी आर्कटिक रेखा है, आर्कटिक रेखा है जिसे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं। ये आपकी मकर रेखा है, मकर रेखा है जिसे हम 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। और ये जो है आपकी अंटार्कटिक रेखा है, अंटार्कटिक रेखा है जिसे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा जो है वो एक ऐसी रेखा होती है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। इस रेखा पर तापांतर जो है, तापांतर जो है वो सबसे कम माना जाता है, सबसे कम माना जाता है। तो इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है कौन सा देश जो है जो भूमध्य रेखा के सबसे निकट माना जाता है? तो इसमें कोलंबो, जकार्ता, मनीला यहां पे दिखा देता हूं। यहां पे ये आपकी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है। इसी में अगर हम देखें तो कोलंबो कहा, जकार्ता कहा, तो ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की राजधानी है। तो इसी के आसपास पड़ता है सिंगापुर, ये ठीक है। सिंगापुर जो है वो भूमध्य रेखा के सबसे पास में माना जाता है।
तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी सिंगापुर जो है वो भूमध्य रेखा के सबसे निकट का क्षेत्र होता है, सबसे निकट का क्षेत्र होता है। आईएएस 2008 में आया हुआ प्रश्न है, तो याद रखिएगा इसे। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा निम्न में से तीनों किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? याद रखेंगे, मैंने अभी बताया एशिया महाद्वीप से, वो सॉरी अफ्रीका महाद्वीप से। कौन से महाद्वीप से? अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, चाहे कर्क रेखा की बात करें, मकर रेखा की बात करें और भूमध्य रेखा की बात करें। जबकि दक्षिण अमेरिका से आपको मैंने बताया है, दक्षिण अमेरिका से केवल भूमध्य और मकर रेखा गुजरती है। दक्षिण अमेरिका से भूमध्य और मकर रेखा गुजरती है, भूमध्य और मकर रेखा गुजरती है, तो याद रखेंगे। आगे है मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उल्टांश क्या होता है? तो ये आसान प्रश्न है कि मकर संक्रांति के समय दोपहर के समय कर्क रेखा पर, आप याद रखना, कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को लंबवत चमकता है, 21 जून को लंबवत चमकता है, लंबवत चमकता है, लंबवत चमकता है, चमकता है कर्क रेखा पर। जबकि मकर रेखा पर सूर्य, मकर रेखा पर सूर्य 22 दिसंबर को लंबवत चमकता है, 22 दिसंबर को चमकता है, 22 दिसंबर को चमकता है, चमकता है। ठीक है, तो यहां पर कहा इस 21 जून को जब लंबवत चमकता है, इसे बोलते हैं कर्क संक्रांति, इसे बोलते हैं कर्क संक्रांति, इसको कहते हैं। और जब मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं। याद रखिएगा, कर्क रेखा पर लंबवत अगर चमक रहा है तो उसे कर्क संक्रांति कहेंगे, मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। और मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उल्टांश जो है वो 43 डिग्री होता है। कितना होता है? 43 डिग्री होता है मकर संक्रांति के समय। ठीक है, कर्क रेखा पर 43 डिग्री का उल्टांश बनता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किससे नहीं गुजरती? तो अभी आपको मैंने बताया कि मिस्र, भारत, तो भारत से गुजरती है, म्यांमार से गुजरती है, मिस्र से भी गुजरेगी, म्यांमार, भारत, मिस्र, लेकिन ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऊपर मैंने मैप में समझाया है, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सही है? कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सही है? पृथ्वी के अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है, तो सही है। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कौन सा सत्य है? पृथ्वी के अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण, यानी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात और दिन घटित होते हैं। ठीक है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात और दिन घटित होते हैं। बताइए जरा कौन सा आंसर है इसका? देखिए, इसमें है पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण रात और दिन होते हैं। एक और दो दोनों सत्य हैं, केवल दोनों सत्य हैं। एक वह दोनों हैं सत्य हैं, एक और सत्य है। देखो, इसमें थोड़ा यहाँ पे परिवर्तन है। पृथ्वी के अपनी दूरी पर, यानी अपनी अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं, दिन और रात होते हैं, जबकि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण मौसम परिवर्तन जैसी घटनाएं देखने को मिलती है।
ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसे कहेंगे मौसमी घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, और यहां पर पृथ्वी क्या कर रही है, अपनी अक्ष पर घूम रही है, यानी एक जगह से घूम रही है, तो उसके कारण दिन और रात होते हैं। तो ये दोनों ही क्या है आपके गलत है, ये दोनों ही आपके गलत है। यहाँ पे उल्टा दे दिया गया, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं, ठीक है, एक और दो दोनों सत्य, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, एक और दो असत्य है, एक वह दो यहाँ पे लिखेगा कि क्या है, असत्य है। दोनों ही आपके क्या है, असत्य है, सही दोनों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि गलत दे रखे। आगे देखेंगे, मकर रेखा इनमें से कहां से नहीं गुजरती। मकर रेखा इनमें से कहां से नहीं गुजरती। बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील। बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील। देखो मैं दिखा देता हूं आपको मकर रेखा, ये आपका मैप है। ठीक है, हमने कहा मकर रेखा इसमें से कहां से निकलती। ठीक है, तो ये आपका बोलीविया, पराग्वे, तो पराग्वे आपका ये रहा। ठीक है, अर्जेंटीना भी है। ठीक है, ये आपका पराग्वे है, ये आपका अर्जेंटीना है, ये आपका बोलीविया है। ठीक है, तो याद रखिएगा बोलीविया से मकर रेखा नहीं गुजर रही है, नहीं गुजर रही है। ये आपकी चिली देश से, अर्जेंटीना से, पराग्वे से और ब्राजील, इन चारों देशों को जो गुजरती है, बोलीविया से मकर रेखा नहीं गुजरती। तो इसको याद रख के चलिएगा। आपका प्रश्न था, ठीक है, तो 11वां प्रश्न है, बोलीविया मकर रेखा नहीं गुजरती, तो बोलीविया से मकर रेखा नहीं गुजरती। आगे बढ़ेंगे कि देश से होकर मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, नामीबिया से गुजरती है, ब्राजील से गुजरती है, चिली से, चारों देश से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो चारों ही आपके सत्य है। ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, नामीबिया से गुजरेगी, ब्राजील से गुजरेगी और चिली देश से गुजरेगी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा को लंबवत चमकती है तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है। तो याद रखिएगा, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है, और मैंने कहा कब कब क्या कहा, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को लंबवत चमकती है। और 22 दिसंबर को, दिसंबर के महीने में भारत में लगभग क्या होती है, सर्दियां होती है। क्या होती है, सर्दियां। तो आप सीधा कहोगे उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है, निम्न वायुदाब विकसित होता है, यानी वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे। कि तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा 23 सितंबर और 21 मार्च, 23 सितंबर 21 मार्च, इन दोनों तिथि को सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा पर होता है, भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, लंबवत चमकता है, चमकता है। तो किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं। तो 23 सितंबर 21 मार्च को सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, इसीलिए यहां पर दोनों ही तिथि में दिन रात बराबर होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। याद रखिएगा 23 सितंबर और 21 मार्च, यानी दिन की अवधि भी 12 घंटे और रात की अवधि भी कितनी होगी, 12 घंटे होती है। विषुव, और याद रखिएगा विषुव मतलब विषुवत रेखा। विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर मानी जाती है। ठीक है, तो विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। ऐसी स्थिति में भूमध्य रेखा पर गर्मी और सर्दी, ना तो ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी ना सर्दी देखने को मिलेगी, यानी मौसम भी आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं 21 मार्च को बसंत ऋतु कहते हैं, बसंत ऋतु कहते हैं। और 23 सितंबर की स्थिति को
23 सितंबर की स्थिति को हम शरद ऋतु कहते हैं, शरद ऋतु कहते हैं। तो याद रखिएगा इसको। वर्ष भर रात और दिन कहां बराबर होते हैं, वही प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर तो याद रखिएगा, दिन और रात कहां बराबर होते हैं, भूमध्य रेखा पर। एमपीपीसीएस 1995 में पूछा गया प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। तो हमने सीधा कहा उत्तरी गोलार्ध में। तो आंसर बताएंगे सभी इसका। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। तो हमने आपको अभी कहा उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे, तो दिन और रात हमेशा भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। अगर 12 घंटे का दिन है तो 12 घंटे की क्या होगी, रात। लेकिन कर्क रेखा पर जब चमकता है तो दिन का मान बड़ा और रात का मान क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। यानी दिन बड़ा होगा, रात छोटी हो जाएगी कर्क संक्रांति पर। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। तो हमने कहा 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन, छोटा दिन। ठीक है, याद रखिए 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। लेकिन अगर हम कहें दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो जाता है, सबसे बड़ा दिन यही होता है। और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन यही होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए। वर्ष का सबसे बड़ा दिन, तो हमने कहा वर्ष का सबसे बड़ा दिन अगर हम देखें तो कौन सा होगा, तो वर्ष का सबसे बड़ा दिन अभी बताया है। अगर गोलार्ध कहता तो आप समझ जाते, लेकिन इसने कहा है वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। देखो भाई, यहां पर अगर ऐसे पूछता है तो हम कह सकते हैं 21 जून भी है, 22 दिसंबर भी है। 21 जून भी आया हुआ है तो थोड़ा सा डाउट, इस पर कोई भी आपका विकल्प सही नहीं होगा, क्योंकि इसने पूछा है वर्ष का सबसे बड़ा। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध का पूछेगा तो आपको मैंने बता दिया, दक्षिणी गोलार्ध का पूछेगा तो ये होगा। इसमें दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, एक होता तो यहाँ पे सही हो जाता है। याद रखेंगे उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध का होता, वर्ष का सबसे बड़ा दिन कोई नहीं होगा। वो कहेगा उत्तरी का कौन सा है तो आप कहेंगे 21 जून, दक्षिणी का कहेगा तो आप कहेंगे 22 दिसंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा, किस तारीख को सबसे बड़ा। देखो यहां पर है, अब मैंने क्या कहा, यहां को उसने प्रश्न सही दिया है। ठीक है, अगर 21 जून है तो 21 जून, नहीं तो 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होता है। निम्नलिखित तिथियों में से दोपहर, अब ये निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, 25 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून और 14 फरवरी, और 14 फरवरी। तो बताइए 21 मार्च, 25 दिसंबर, 21 जून या 14 फरवरी। याद रखिएगा 21 जून को आपकी छाया जो है वो सबसे छोटी दिखाई देगी, क्योंकि सूर्य का फोकस कर्क संक्रांति पर होता है। किस पर होता है, कर्क रेखा पर होता है, कर्क रेखा पर होता है। और उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, इसलिए आपकी छाया जो है इस दिन छोटी दिखाई देगी दोपहर के समय।
अगला प्रश्न है ग्रीष्म आयनात प्रतिवर्ष किस वर्ष होता है? ग्रीष्म आयनात, तो जब गर्मी का मान ज्यादा होता है, गर्मी ज्यादा होती है, और गर्मी ज्यादा कब होगी? जब कर्क रेखा पर लंबवत दिखाई देता है तो गर्मी की स्थिति को ग्रीष्म आयनात कहा जाता है। जैसे 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर है, लेकिन भारत में शीत आयनात कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? शीत आयनात कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 21 जून की तारीख को सूर्य यहां पर है, 21 जून को सूर्य, ठीक है, तो हमने कहा 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कौन सी रेखा पर? कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा। तो उत्तरी ध्रुव और क्षितिज के नीचे नहीं डूबता, दक्षिणी ध्रुव व्रत पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता, मध्य